तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के टॉपिक में बंगाल से जुड़े हुए एक और विषय को देखने जा रहे हैं और वो विषय है डायरकी ऑफ बंगाल, बंगाल का द्वैत शासन। द्वैत शासन के परिवेश में हमने पहले क्लास में भी जो पॉलिटी क्लास था उसमें वर्णन कर चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश में डायरकी का द्वैत शासन का 4 स्टेज आता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, और उन चारों का हमने एक्ट पढ़ाने के क्रम में अलग अलग वर्णन किया है। लेकिन आज का जो विषय है पॉलिटी का नहीं है, पूरा पूरा हिस्ट्री का है। इसीलिए बंगाल का जो द्वैत शासन है उसको ऐतिहासिक रूप से पढ़ने का और देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसका अगर इंट्रोडक्शंस या भूमिका की बात की जाए तो कुछ इसमें एक नाम जो जुड़ा हुआ है वो लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड क्लाइव बहुत चर्चित नाम है। सामान्यतः जो हिस्ट्री का अध्ययन पूर्व से करते आ रहे हैं वो इस नाम से परिचित है। फिर भी थोड़ी सी बात इसके बारे में आप जान लें कि इसने अपने जीवन में मात्र 49 वर्ष ही बिताए और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस 49 वर्ष में भी इसने अपने देश के लिए या अपने कंपनी के लिए एक लैंडमार्क वर्क किया, एक हिस्ट्री चेंजिंग वर्क इसके द्वारा हुआ। एक क्लर्क के रूप में ये व्यक्ति भारत में कंपनी की सेवा में आता है और कर्नाटक में अपनी सेवा देता है। और कर्नाटक में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी फ्रांसीसियों से युद्ध करते हुए, तो इसने मात्र 250 सैनिक लेकर के अर्काट की विजय की थी और अंग्रेजों को के बुझे हुए चिराग को जलाने की कोशिश की थी। और जब बंगाल में सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों से कलकत्ता छीन लिया गया तो यही व्यक्ति था जिसने कलकत्ता में अभियान करके कलकत्ता को पुनः न सिर्फ अंग्रेजों की पनाहगाह बनाई बल्कि उसके 6 महीने के बाद इसने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को पराजित किया और बंगाल में अपने प्रभाव की वृद्धि की। तो जो इसका कार्यकाल है बंगाल में वो एज ए क्लर्क नहीं है। जो उपलब्धि इसको मिली थी प्लासी के वार में, जो सफलता मिली थी, उसके बाद क्लाइव को 1756 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, आपको कल ही बताए हैं हम कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जो माना जाता है वो ड्रैक को माना जाता है। ये जो पीरियड था उसका वो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता को जमाने का था। जो एक व्यापारिक कंपनी थी उस व्यापारिक कंपनी को एक राजनीतिक स्वरूप देने का था। पूरी तरीके से वो नहीं दे पाया, लेकिन उसका उद्देश्य या उसके जितने काम थे वो यही थे कि इस युद्ध के बाद जो राजनीतिक सत्ता बंगाल में मीर जाफर के रूप में स्थापित हुई है उस सत्ता को हम अपने अनुरूप इस्तेमाल करें, उससे से अधिक फायदा उठाएं। और इस पीरियड में उसने उठाया भी। फूट और शासन करो की नीति का बुनियाद इसी मीर जाफर के शासनकाल में पड़ा। फिर बहुत सारे धन दौलत मीर जाफर से ऐंठे इसने, और उसी की प्रतिक्रिया में मीर जाफर जो है जब डचों से संपर्क स्थापित करता है तो कंपनी के द्वारा उसे हटा दिया जाता है और फिर मीर कासिम को बनाया जाता है। लेकिन इसी बीच एज ए गवर्नर लॉर्ड क्लाइव भी भारत से रुखसत होकर के ब्रिटेन चला जाता है और इसके बाद दूसरे की गवर्नरी आती है, तो बेंसीटाट की। तो इस पीरियड में यानी 1760 से लेकर 65 तक भारत में दूसरा गवर्नर रहा और फिर 1765 में 1765 से लेकर के 1770 तक, नहीं 68 तक शायद है ना, इसका दूसरा पीरियड 68 तक है। हाँ ठीक है।
यस राइट। ये इसका जो है क्लायू का दूसरा गवर्नरी पीरियड है, दूसरा गवर्नरी का काल है। तो जब 65 में आया लॉर्ड क्लायू, तो बंगाल को देखकर वो काफी दुखी होता है। दुखी किस बात को लेकर के होता है कि जिस व्यवस्था की स्थापना लॉर्ड क्लायू ने बंगाल में की थी, उसका उद्देश्य एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करना था। लेकिन इन 5 वर्षों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हुए, उन सबों के द्वारा सिर्फ लूट ही मचाई गई। इतना भ्रष्टाचार किया गया कि कंपनी का जो मूलभूत उद्देश्य था वो प्राप्त नहीं हो सका। जो मेन ऑब्जेक्ट्स था, मेन एम्स था, कंपनी उसको अचीव नहीं कर पाई, प्राप्त नहीं कर पाई। जिसके बाद जब वो बंगाल आया तो इस सीन को देख करके, इस दृश्य को देख करके वो काफी मायूस हुआ। और इसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि इसके आने से पूर्व ही एक बहुत बड़ी सफलता कंपनी को मिल चुकी थी, और वो सफलता था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में कंपनी की विजय। कंपनी को जो बक्सर के युद्ध में जीत मिली, वो जीत उतना बड़ा चैलेंज नहीं था, या कह लीजिए कि बक्सर का युद्ध कंपनी के लिए उतना चैलेंज नहीं था जितना चैलेंज बक्सर के युद्ध की जीत के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसने प्रस्तुत किया। और वो चैलेंज क्या था, ये जानना आपको काफी जरूरी है, और अपने लेखनी में इस बात को लाना काफी जरूरी है। एक कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पूरा उत्तर भारत का मैदान खाली हो गया बक्सर के युद्ध के बाद। अर्थात कंपनी के समक्ष उत्तर भारत में न बंगाल की क्षेत्रीय रियासत टक्कर दे सकती थी, न ही अवध की रियासत टक्कर दे सकती थी, और न ही मुगल सम्राट। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर भारत में कंपनी को पराजित करने के लिए कोई भी भारतीय शक्ति सक्षम, एबल नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि कंपनी के सामने ये चैलेंज आता है कि भाई अब क्या किया जाए। तो नियम यह है कि जगह खाली हुआ है तो किसी को आना चाहिए, ठीक है। मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा, और अगर कोई नहीं आया तो भूत आ जाएगा। ऐसा भी होता है, बात समझिए। इसे मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा, नहीं आएगा तो भूत आएगा, तो ये हंसने वाली बात नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अंग्रेजों ने स्थापित सत्ता को अपदस्थ कर दिया हरा करके, तो फिर अंग्रेजों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वहां अपनी शासन स्थापित करे। अगर नहीं करता है तो फिर नैतिक रूप से उसका जो युद्ध था बक्सर का, वो अनैतिक माना जाएगा। यहां पर देशी विदेशी का बात नहीं उठ रहा है, यहां पर शासन के नियमों की बात की जा रही है, रूल्स ऑफ गवर्नेंस की बात की जा रही है। चाहे समय कोई भी हो, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, अगर किसी एक शक्ति ने वहां के स्थापित सत्ता को समाप्त किया है, तो जिसने समाप्त किया है उस पर दायित्व बनता है कि वहां उससे अच्छा सत्ता स्थापित करके दिखाए। तभी ये शासन की नैतिकता कहलाती है, मोरालिटी ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। इसको इस दृष्टि से अगर देखें, अंग्रेज विदेशी थे या देशी थे, इस दृष्टिकोण से ना देख करके एक नैतिकता के आधार पर देखते हैं, तो फिर ये नैतिकता जवाब मांगती है अंग्रेजों से कि तुमने क्यों हराया। जो भी अच्छा बुरा शासन था यहाँ का था, देखा जा रहा था, तुमने अपनी शक्ति के बल पर उसके हरा दिया। तो बिना शासन के कोई देश चल नहीं सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि भारत में लोकतंत्र है, बिहार में लोकतंत्र है, विरोधी दल
इस स्थापित सत्ता के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा करके हरा देती है और वो सत्ता में आ जाती है, तो फिर उस पर उत्तरदायित्व आ जाता है, उस पर जवाबदेही आ जाता है कि जब उसने स्थापित सत्ता को लोकतांत्रिक माध्यम से अपदस्थ किया और अपने हाथ में सत्ता ली, तो जन समस्या का वो सत्ता समाधान करे, जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करे, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये लोकतंत्र की बात है। तो जहां मोनार्कियल एटीट्यूड था जिस समय 18 सेंचुरीज में, तो उस समय हराने वाले पर दायित्व है कि वो फिर अपनी सत्ता स्थापित करके एक सुव्यवस्था, एक गुड गवर्नेंस दे। अगर नहीं देता है, प्रश्न होता है कि नहीं देता है तो क्या होगा? तो फिर उल्टा उसी को नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी फिर उसकी सत्ता भविष्य में फिर स्थापित नहीं होगी, चाहे देश या क्षेत्र अनार्की या आतंक की स्थिति में क्यों न पहुंचे। तो देशी विदेशी मानसिकता से हटकर शासन के नैतिकता के आधार पर यदि बात किया जाए, मोरालिटी ऑफ गवर्नेंस की अगर बात किया जाए, तो यहां पर उत्तरदायित्व बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उसने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा है तो फिर शहद निकाल करके दे, और नहीं तो वो मधुमक्खी उन्हीं को काट करके मार देगी। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, हम समझते हैं कि बहुत खूबसूरत लगा होगा आपको सुनने में। तो इस दूसरी गवर्नरी में ये एक समस्या थी। इस समस्या का, यानी हम थोड़ा सा एक सेंटेंस लिख देते हैं ताकि आपको काम आए। इस दूसरी गवर्नरी में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो समस्या थी कि विजित क्षेत्रों का, जो क्षेत्र विजित किए गए थे, विजित क्षेत्रों में सुव्यवस्था स्थापित करना। सुव्यवस्था, यहां पर सुव्यवस्था का इंग्लिश अगर आप पूछेंगे तो इसको लिखा जा सकता है गुड गवर्नेंस, स्थापित करना। ये क्लायू के सामने मुख्य समस्या थी। क्लियर बात? इसी बात को हमने इतने समय लेकर के आपको एलोबरेट किया। अब इसके साथ साथ उन बातों को कैसे लिखेंगे, यहीं पर आपकी लेखन शैली डेवलप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस के साथ अपनी बातें हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इस समस्या का समाधान क्या हुआ, जो हमने यानी रिजॉल्व कैसे किया गया, किस समस्या का? इस समस्या का। ठीक है, तो इस समस्या का रिजॉल्व जो होता है वो संधियों के माध्यम से होता है। कितना? संधि लिखिए, संधि के माध्यम से, यानी ट्रीटी के माध्यम से। और ये जो ट्रीटी कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, यानी इंग्लिश में इसको अगर बोलेंगे तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद होता है, हमने क्लास के शुरू में ही कहा था कि इसमें कुछ चीजें गूढ़ हैं, सेक्रेट हैं, छुपी हुई हैं। कुछ चीजें गूढ़ हैं, छुपी हुई हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। तो पहले आपसे जान लें कि आप इलाहाबाद संधि के बारे में क्या जानते हैं, जो 1765 ईस्वी में हुआ था। अगर कोई हमारे हरदिल अजीज तालिब इल्म इस बात को जानते हो तो बराए मेहरबानी बताएं हमें। बोलिए। हाँ,
हाँ, वेरी गुड। ठीक है, बोलिए ना, आप सही बोल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो बात कही ये 100% सच है। हम बुलवाया इसलिए कि हम ये साबित करेंगे, अगर हम बुलवाते नहीं तो फिर गूढ़ता सेक्रेसी उजागर नहीं होती। वही तो बोल रहे हैं आप, यही बात न जानते हैं। ये बात भी आप बोलेंगे तो भी नंबर मिलेगा आपको, और आपके इस बात को कोई काटेगा नहीं, इस बात को। लेकिन इसमें खूबसूरती ये है कि इस बात का एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए। आप लोग चेहरों की खूबसूरती को तो खूब भांपते हैं, कभी विचारों की खूबसूरती पर भी गौर किया कीजिए कि विचार भी कुछ खूबसूरत हुए करते हैं। नहीं, आइए देखिए कि विचार कैसे खूबसूरत होते हैं। तो हम इसको ऐसे एलोबरेट करेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपके दिल में समा जाएगा ये। आप बोलिए कि दिल में इतना भरी हुई है कि आप भेजिए कैसे। वो अपने राह में दीवार बन के बैठा है। वो समझ गए, वो का मतलब समझ गए ना। वो अपने राह में दीवार बन के बैठा है। वो आएगा तो फिर किस रास्ते से आएगा, न जाने कब तेरे दिल पे नई सी दस्तक हो। दस्तक का मतलब ठक 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 ठक। न जाने कब तेरे दिल पे, सुनिए ना, बड़ा प्यारा है। न जाने कब तेरे दिल पे नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। तो हमारा इल्तिजा आपसे है कि आप मकान अपना खाली कर दीजिए ताकि मेरे विचार आप में जा सके। तो हम बता रहे थे आपको कि इलाहाबाद में जो हुआ था 1765 में, इलाहाबाद में जो हुआ था 1765 में, वो इलाहाबाद में 2 संधियां हुई थी। दो संधियां प्लस एक घोषणा हुआ था। देखिए, विचारों की खूबसूरती किसको बोलते हैं वो आपको यहां से झलकेगा। हमने ऊपर जो चीज लिखी उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेक अटेंशन। हमने लिखा है उस पर कि इलाहाबाद में 1765 की बात मैं कर रहा हूं। तो 1765 में, और इसमें भी आपसे रिक्वेस्ट है कि होमवर्क जिसको आगे बढ़ना है वो करके लाएगा कल, ठीक है। अब जोर नहीं देंगे क्योंकि चेक करना पड़ता है तो मेरा ही समय जाता है, तो इसलिए सब कुछ कराने लगेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर 1 बज जाएगा यहीं। तो इसलिए तो जो ना कराते हैं बड़ी मेहरबानी करते हैं हम पर, लेकिन नियम यह है कि करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मोहब्बत का ये लचक को महसूस कीजिए, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको कि इलाहाबाद में 2 संधियां और एक घोषणा हुआ। ये सेक्रेसी की गूढ़ता की शुरुआत है। जो साहब ने कहा वो बिल्कुल सही बात कहा इलाहाबाद संधि के बारे में। हमने कहा कि इस संधि को सेक्रेट तथ्यों को खोजते हुए और उसकी गूढ़ता को देखते हुए पढ़ा जाए। तो जो हेडिंग हमने बनाया है उसी में ये बात उजागर हो रहा है कि ये संधि में, इलाहाबाद की संधि में वास्तव में 2 संधियां हुई और एक घोषणा हुआ, डिक्लेरेशन हुआ।
तो आपकी पूर्व की धारणा तो यहीं पर धाराशायी हो जाती है। आपको दरवाजे से ही पता चल जा रहा है कि अंदर का महल कितना शानदार होगा। बात समझिए। आपको भी अपने इल्म पर थोड़ा सा पसीना आया होगा कि शुरू में ही ये बात है तो इसका मतलब मेरे इल्म में मेरा नॉलेज कितना अधूरा था। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है घोषणा की। किसकी? घोषणा, यानी डिक्लेरेशंस का। ये तो हम अपने पढ़ने के क्रम से बोल रहे हैं। अगर मुगलों के जुबान में इसको बोले तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शाही फरमान। तो ये शाही फरमान पहला काम हुआ इलाहाबाद में, और उसका तिथि था 12 जून 1765। और इस शाही फरमान को जारी करने वाला जो बादशाह था मुगल का, उसका नाम था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड द्वितीय। इस शाही फरमान में घोषणा क्या किया गया कि कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक ये है सिंपल सी बात। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं। अब देखिए कि दूसरा जो टॉपिक है ये कौन? ये तो घोषणा मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा टॉपिक है दो संधियां। देखिए, ये भी जो दो संधि होता है ये 16 जून 1765 ईस्वी को ही दो संधि होती है। कितना? दो संधियां होती है। यही गूढ़ता है समझने का। और ये जो दो संधियां 16 को होती हैं, वो सबसे पहले जो संधि होती है वो अवध के शासक या आप कह लीजिए अपने समझने के अंदाज में कि अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, डायरेक्ट होता है इससे। और इसी तिथि को, ये पहला समझौता है, और इसी तिथि को जो दूसरा समझौता होता है सेकंड वाला, वो होता है मुगल सम्राट आप नाम जानते हैं, और बंगाल के नवाब के बीच में। बस नजमुद्दौला, नॉट मीर कासिम। बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, ये मीर जाफर का बेटा था। मुगल सम्राट का नाम मैंने नहीं लिखा चूंकि आप जान रहे थे, और बंगाल के नवाब का नाम मैंने लिख दिया चूंकि आप नहीं जान रहे थे। अब दोनों के बीच क्या होता है ये समझने की जरूरत है। तो इसके साथ जो मामला होता है, यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कि पहला अवध वापस कर दिया जाता है। ठीक
ठीक है। दूसरा कड़ा प्लस इलाहाबाद, इसको मानिकपुर ही बोलते थे उस वक्त, हम इलाहाबाद लिख दे रहे हैं। वो कंपनी को देता है। तीसरा 32 लाख रुपए युद्ध हर्जाना, और चौथा प्रतिरक्षात्मक संधि की जाती है। सब हम समझाते हैं आपको, पहले लिखने दीजिए, ठीक है। एक और है पांचवा के बनारस का राज बनारस के राजा को दे देने के लिए कहा जाता है, तो वो एक प्राइवेट मैटर था, इसलिए हम नहीं लिखा हमने। अब देखिए कि मुगल सम्राट और नजमुद्दौला, ये दोनों के साथ अंग्रेज अलग से ट्रीटी कर रहे हैं, और ट्रीटी करना क्यों जरूरी था वो भी राज खोलेंगे। इसके साथ मुगल सम्राट को क्या कहता है कि कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा प्लस इलाहाबाद मुगल सम्राट को दे दिया गया। मुगल सम्राट को दिया गया, ठीक है। और दूसरा क्या कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए 26 लाख रुपया वार्षिक मुगल सम्राट को दिया गया। सम्राट नहीं लिखेंगे, खाली मुगल लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा। और तीसरा 53 लाख रुपया वार्षिक नजमुद्दौला को दिया गया। किसको दिया गया? नजमुद्दौला को। ये प्रोविजंस है। अब देखिए यही चीज है कि इतना ज्यादा हौच पौच है कि स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाता है, और इसका सिंप्लीफिकेशंस करता है, सरलीकरण करता है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गया और बंगाल को निजामत का अधिकार मिल गया। यही ना बोलते हैं आप लोग, जो आपके साथी ने कहा क्लास के शुरुआत में। लेकिन ये एक सेंटेंस इतना सरल नहीं है, इसके अंदर इतनी सारी बातें शामिल हैं, इतनी सारी तकनीकिकता यानी टेक्निकलिटी आपको समझना होगा, तब आप ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को समझ पाएंगे। और हमारा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस बात को बहुत गौर से समझिए। सबसे पहली बात देखिए कि 2 तिथियों का चयन हमने किया है। कितने तिथियों का? 2 तिथि का। एक तिथि 12 जून 1765 और एक तिथि 16 जून 1765। ऐसा नहीं आप समझ जाइएगा कि 12 जून को इलाहाबाद की पहली संधि हुई और 16 जून को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। एक तो अपना ये कंफ्यूजन आप स्पष्ट करेंगे, बल्कि इस परिप्रेक्ष्य में, इस कंटेक्स्ट में, इस प्रॉब्लम को देखते हुए आप अपने मस्तिष्क में ये बैठाए कि 12 जून को समझौता नहीं हुआ था पहला, और 16 जून को दूसरा समझौता नहीं हुआ था, बल्कि 12 जून को घोषणा हुई थी और 16 जून को दोनों समझौता दोनों पक्षों से हुआ था। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्लियर हुआ आपका। अब 12 जून को होता क्या है? तो 12 इस समय आप याद रखिए कि शाह आलम दिल्ली में नहीं है। शाह आलम अपने वजीर के डर से भागा भागा फिर रहा है। और कहां था इस समय? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के घर पर बैठा हुआ था ये। तो एक तरीके से शाह आलम दिल्ली बदर किया हुआ था।
ऐसा बदनसीब मुगल के अपने हेडक्वार्टर से ही अपने वजीर के द्वारा वो बदर कर दिया गया, भगा दिया गया। तो काफी मजबूर था, पैसे की कमी थी, सिर्फ शक्ति ही की कमी नहीं थी। एक भिखारी के तरह जीवन गुजार रहा था मुगल सम्राट। मुगल सम्राट का अस्तित्व पहले ही खत्म हो जाता तो कम से कम मुगलों की इज्जत बच जाती। लेकिन 150 वर्षों ने या 151 वर्षों में मुगलों ने अपनी पूर्व की 150 वर्षों की कमाई हुई कमाई को पूरी तरीके से धूल दूषित कर दिया। एक फकीर के तरह वो पड़ा हुआ था शाह सुजा के पास, शुजाउद्दौला के पास, सॉरी। तो इस विपन्न स्थिति में अंग्रेजों ने कहा कि तुम ये घोषणा करो कि अब बंगाल का जो दीवानी होगा उसका जिम्मा कंपनी को हम देते हैं। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी तो इसीलिए बारही को घोषणा करवा दिया मुगल सम्राट से कि आज से बंगाल का दीवान कौन हो गया, कंपनी। ठीक है। और तब इस घोषणा के बाद कंपनी की शक्ति में और वृद्धि हो गई, क्योंकि बंगाल का नवाब भी उससे पराजित था और अवध का नवाब भी पराजित था। तो इस वजह से अब मनोनुकूल अपने अनुसार दोनों पक्षों से वो समझौता कर सकता था। तो इसीलिए 16 जून को उसने सभी पक्षों को वहां बुलाया, इलाहाबाद में। कौन बुलाया? रॉबर्ट क्लाइव बुलाएगा, और कौन बुलाएगा? उसमें सबसे पहला समझौता करता है शुजाउद्दौला के साथ। इसका राज और सारी बात थोड़ा देर बाद करते हैं, यानी इसको समझाने के बाद कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों का जवाब थोड़ा देर बाद देंगे। पहले समझौता देख लीजिए। शुजाउद्दौला के साथ उसका समझौता जो होता है कि तुम तो हार चुके हो, लेकिन चलो तुम पर रहम करके तुम्हारा राज तुमको वापस कर देते हैं। अगर आपकी छीनी हुई चीज, ली हुई चीज अगर वापस मिल जाए तो आपको खुशी होगी या अप्रसन्नता होगा? खुशी होगी, जाहिर सी बात। तो अब अवध के नवाब के समक्ष अंग्रेज जो है वो बहुत सर्वोच्च हो गए, दोस्त हो गए। और दोस्ती करने के बाद बोला कि ऐसे नहीं, कड़ा और इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट तुम हमको दे दो। ले लीजिए हुजूर, जहां पूरा लिए हुए थे सब वापस कर दिया, वहां 2 डिस्ट्रिक्ट की बात है, शौक से ले लीजिए आप। तो दे दिया। यही नहीं बल्कि बहुत खर्चा हुआ है मेरा, तो क्या चाहिए? तो 32 लाख रुपया, ये भी ले लीजिए। तो 32 पर जो खर्चा हुआ, खर्चा से ज्यादा वसूल लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो प्रतिरक्षात्मक संधि, कि तुमको दिए हैं इसलिए कि तुम हमारे दोस्त बन के रहोगे। अगर हमको कभी तुम्हारी फौज की जरूरत पड़ेगी तो तुमको देना पड़ेगा। हाँ हुजूर, दे देंगे। और ये भी सुन लो कि तुमको कभी फौज की जरूरत पड़ेगी तो भी हम देंगे। ये तो और बहुत खुशी की बात है। यानी तुमको किसी से लड़ाई झगड़ा होगा तो तुम अकेला मत समझना, हम फौरन टपक पड़ेंगे। ये सब जिसको अपने हित में लग रहा था, वास्तव में वो अपने पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध रहा था। किस चीज का? गुलामी का। और जो ये इतना दे रहा था वो इसलिए दे रहा था कि ये सक्षम नहीं था उतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन चलाने के। अगर इसके पास सक्षमता होती, एबिलिटी होती, या दूसरा शब्द इस्तेमाल करे बहुत अच्छा कि रिसोर्सेज होता, संसाधन होता, तो ये कभी अवध के नवाब को वापस नहीं करता। हम थोड़ी देर बाद रास्ता खोलते हैं। तो ये सारा जब हो गया समझौता, किसके साथ? शुजाउद्दौला के साथ। तब शाम में मिलता है क्लाइव, किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ और नजमुद्दौला के साथ। उसको क्या कहता है कि देखिए आप जो है वो बहुत दुखी हैं, आपका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, हम आपको कड़ा इलाहाबाद देते हैं, ये आपकी जागीर हो गई। अब जो मुगल सम्राट
एक धूर जगह नहीं थी। एक धूर जगह का मतलब क्या, कहने के लिए पूरे हिंदुस्तान का सम्राट था वो, लेकिन कहीं से राजस्व मिल रहा था उसको, तो भिखारी का जीवन गुजार रहा था। उसको कहा आपको हम कड़ा और मानिकपुर का जागीरदार बना देते हैं। कितना विडंबनापूर्ण, उपहासपूर्ण, हंसी आने वाला ये बात है कि जिसका पूरा हिंदुस्तान, उसको बोला जाए कि लीजिए इस हिंदुस्तान में से 2 जिला आपको दे देते हैं, और वो इससे खुश हो रहा है। अपनी मजबूरियों का मैं किससे गिला करूं। इस स्थिति में जो थे वो शाह आलम द्वितीय थे, तो मजबूरन एक्सेप्ट किया कि भाई कम से कम अब खाने पीने का खर्चा आ जाएगा ना कड़ा इलाहाबाद से, तो वो दे दिया। और यही नहीं कहा आपके पास पैसे की भी बहुत कमी है, तो 26 लाख रुपया हम आपको हर साल देंगे। अरे क्या आप बात बोल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि मुगल सम्राट पेंशन याफ्ता बन गया, यानी पैसे के ग्राउंड पे अपनी सोवरेंटी बेच दी। सब राज खोल रहे हैं थोड़ा देर बाद कि ये सब संधियां अंग्रेज के पक्ष में थी। कैसे थी, बस थोड़ा वेट कीजिए, मजा ले लेकर के पढ़िए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक आदमी चाय पूरा उठाता है, स्वाद देता है, पूरा मुंह जल जाता है। एक चुस्की ले लेकर के पीता है, फूक फूक करके पीता है। तो आप भी पढ़िए तो थोड़ा इसी ढंग से, हड़बड़ाइए नहीं। कुछ लोग हैं कि बहुत गड़बड़ा जाते हैं कि जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं। और नजमुद्दौला को कहा कि तुमको तो निजामत करना है, तो तुमको 53 लाख हम दे देंगे हर साल। वो भी खुश कि भाई हमसे तो टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था, ये बैठे बैठाए 53 लाख आ रहा है। अब आप देखिए गौर से कि हमारा सर और हमारा ही जूता और थप्पड़ पड़ रहा है किस पर, तो हम ही पर पड़ रहा है। ये संधि से यही चीजें स्पष्ट होकर के साहब आपके सामने आ रही। अब प्रिय छात्रों, हरदिल अजीज तालिब इल्मों, अब हम वो राज खोलने जा रहे हैं आपके सामने, या फिर डियर स्टूडेंट्स, जो आप समझ जाइए कि ये जो संधि अंग्रेजों ने की, जो सभी पक्षों को अपने हित में दिखाई पड़ रहा था, वास्तव में किसी के हित में नहीं था। वास्तव में सभी के लिए गुलामी की बेड़िया था। हित किसी का था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कैसे, जरा सुनिए अब कहानी। सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज इस जीते गए क्षेत्रों पे प्रत्यक्ष शासन क्यों नहीं स्थापित किया। दिल्ली से लेके बंगाल तक कब्जा कर लेते। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। जीत के बाद विजित पक्ष क्षेत्रों पर कब्जा के लिए बाज के तरह टूट पड़ता है, एक धूरी भी किसी को नहीं देता है। यहां है कि जीत के बाद जीते गए क्षेत्र एकदम दरिया दिली से वापस की जा रही है, पैसे के साथ वापस किया जा रहा है। तो कुछ तो राज इसमें पिन्हा होगा। आइए राज पर जरा ध्यान देते हैं। पहला राज ये था कि अभी तक भारत निष्कंटक नहीं हुआ था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि भारत में सिर्फ अंग्रेज ही बचे थे सबसे बड़े शक्तिशाली के रूप में। अभी नहीं, अभी इतना दिक्कत क्या है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो 2 शक्तियां ऐसी थी जो सबसे बड़ा भारत के लिए चैलेंज था, यानी अंग्रेजों के लिए चैलेंज था। एक शक्ति अहमद शाह अब्दाली की थी जो अफगान का शासक था, और दूसरी शक्ति मराठे थे जो दक्कन की ताकत थी। समय क्या है ये बताइए। तो आप बताएंगे सर 1765। 1765 में कौन मराठा सरदार था? तो 1761 में पानीपत की, घबराई नहीं, उतना दिमाग पर जोर मत दीजिए, अभी सर जिंदा है, ठीक है, थोड़ा धीरज रखिए। फिर आप ही इतना कष्ट उठाइएगा तो फिर आए हैं किस लिए? सरलता के लिए आए हैं ना।
बात को समझिए, तो इतने अपने मस्तिष्क पर जोर ना दीजिए। हम यही आए हैं कि आपको बहुत सरल बना दें, सारी चीजें इतना आसान बना दें, इतना सहल बना दें कि आप जैसे चाहिए उसको लिख सकते हो, जैसे चाहिए समझ सकते हो। आप महसूस कीजिए कि इतने छोटे से टॉपिक को हम कितना समय लेकर पढ़ा रहे हैं। इसको चाहते तो 15 मिनट में भी हम इसको सफाया कर देते, आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन जानबूझकर के आपसे खेल खेल करके इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। और इस बात को ध्यान दीजिए कि डेली मिलते हैं तो हर दिन ऐसा लगता है कि आज पहला मुलाकात हुआ है, वरना हालात ये है कि 2-3 दिन में ताल्लुकात पुराने हो जाते हैं, नए लोगों की तलाश शुरू हो जाती है। इस मर्म को सब कोई समझ रहे होंगे। हर कुछ खुल करके बोलना ठीक नहीं है, कुछ भी पर्दे में भी रखना चाहिए। कपड़े की तरह लोग बदल रहे हैं। तो ऐसे हालात में आपको प्रतिदिन हम नया शक्ल में दिखते हैं, तो ये अचंभा वाली बात है, ठीक है। विकर्षण नहीं, आकर्षण, स्क्वायर, क्यूब सब होता चला जा रहा है। तो 61 में पानीपत का 3rd बैटल होता है। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम की 40 में हो गया था, और उसकी मृत्यु के बाद दूसरा जो पेशवा बनता है माधवराव। कहा जाता है कि इस युद्ध में मराठों ने सब कुछ खो दिया, कोई घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें लाशें ना पहुंची हो। बड़े बड़े स्टॉलवर्ड विश्वासराव, सदाशिवराव भाव, ये सब युद्ध के मैदान में खेत आ गए थे। ऐसे में माधवराव एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था, और उसने कसम खा रखी थी कि हम इस मराठा साम्राज्य को पूर्व की तुलना में भी ज्यादा सशक्त करेंगे, और उसका पूरा इरादा था कि हम उत्तर भारत को हस्तगत कर लेंगे। तो एक तो पक्ष ये था, यानी मराठे अपने हार के बाद और बड़े ताकतवर शेर के रूप में उभरे थे, कर लेते मुकाबला क्या उनसे अंग्रेज। अगर अवध पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हो जाता तो मराठों से डायरेक्ट युद्ध करना पड़ता अंग्रेजों को, और उस समय उनके पास इतनी फौज नहीं थी कि मराठा शक्ति का वो अकेले सामना कर लेते। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली दुर्रे दुर्रानी यानी युग का मोती कहा जाता था शासक के रूप में, और उसके आक्रमण इतने विध्वंसकारी होते थे कि आज तक वो किसी से हारा ही नहीं था। उसकी तारीफ नादिर शाह ने की थी, और उसके भी कंटिन्यूअस आक्रमण जो है वो अभी तक के 7 आक्रमण हो चुके थे भारत पर, और मुगलों के सत्ता को कमजोर करने में अहमद शाह अब्दाली की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तरी भारत 2 आक्रमणों के से प्रभावित था। अगर अवध को अंग्रेज कब्जे में ले लेते अपने, तो फिर अंग्रेजों को इन दोनों आक्रमणों का सामना करना पड़ता, और जो भी उनकी बची खुची हुई इज्जत थी वो यहीं पर समाप्त हो जाती। तो दूरदर्शिता का सामना करते हुए, दूरदर्शिता का इंग्लिश क्या होगा बोलिए? विजनरी आइडिया को अपनाते हुए लॉर्ड क्लाइव ने अवध को बफर स्टेट, मध्यस्थ राज्य के रूप में इस्तेमाल किया। व्हाट इज बफर स्टेट? मध्यस्थ राज्य। मान लीजिए हमारे इनके बीच झगड़ा हो रहा है, ये फैट चला रहे हैं हम पर और हम फैट चला रहे हैं इन पर। अगर आप बीच में ना हो तो सब फैट हमको लग जाएगा, और आप बीच में चले आए तो हम भी मारेंगे तो फैट आप ही को लग रहा है, भी मारेंगे तो आप ही को लग रहा है, तो दोनों बच गए जख्मी होने से। तो जो आप जो हुए ना,
ये बफर स्टेट हो गए। तो अगर मराठा आक्रमण करेगा तो अवध जा रहे, हम पीछे से बैकअप कर देंगे फौज भेज करके, हारेगा उसका बुराई होगा, जीतेगा हम नाम कमा लेंगे मेरे फौज की वजह से जीते हो। अब्दाली आक्रमण करेगा, सुजाउद्दीन समझे, हार जाएगा, कमजोर था ही वो, हम भी डंका पीटेंगे, जीत जाएगा तो मेरे बदले में जीते। मेरा जो ओन स्टेट है बंगाल, वो एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा और वही हमको अपनी शक्ति जमानी है भी। तो इस नीति के तहत जीते गए क्षेत्रों को यानी अवध को लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में शामिल नहीं किया, यानी कंपनी के साम्राज्य में शामिल नहीं किया। एक तो ये काउस था कि वो बफर स्टेट के रूप में अवध को इस्तेमाल करना चाहता था। दूसरा काउस ये था कि डच और फ्रांस हारे थे अंग्रेजों से, समाप्त नहीं हुए थे, अभी भी उनकी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी और वो टैक्स पे ही थे। अगर डायरेक्ट अंग्रेजों का कब्जा हो जाता तो डच और फ्रांसीसी हो सकता था कि टैक्स नहीं देते, कि तुम भी विदेशी हम भी विदेशी, तुमको कैसे टैक्स देते हैं, हम तो यहां की सत्ता को टैक्स देते हैं। तो ये झमेला भी नहीं खड़ा हो शुरुआती दौर में, इसीलिए प्रत्यक्ष नियंत्रण ठीक नहीं था। तीसरी बात कि ब्रिटेन में भी विरोध होने का खतरा था कि अभी कंपनी का जो चरित्र था वो एक ट्रेड कंपनी का था, एक बैंक अगर कब्जा कर लेंगे पूरे भारत पर तो वहां हंगामा हो जाए कि अरे ये क्या है, आपने उसको फरमान दिया था व्यापार करने का एक अधिकार, ये वहां शासन कर रहा है और ग्रेजुअली करेंगे तो पचा लेगा सब। तो इस वजह से भी, और बंगाल में पूरा अधिकार तो हम किए नहीं है, तो लोग बोल नहीं सकता है कि तुम बंगाल पर अधिकार कर लिए हो, बात को समझिए। तो इनका विरोध इस एक्टिविटी से, कब्जा करने के एक्टिविटी से, इनके अपने देश में भी होने का डर था। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके लिए सहमत नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहना था कि जो प्रतिभागियों ने, जो प्रोप्राइटर्स ने जो पैसा लगाया है वो अपने आय के लिए लगाया है, तो तुम व्यापार करोगे तब ना पैसा कमाओगे, और शासन करोगे तो व्यापार जो है बंद हो जाएगा, तो फिर पैसा हमसे मांगेगा शेयर होल्डर, तुम कहां से देंगे? 20% की गारंटी तुम लिए हुए हो कि इतना पैसा हम देंगे ही, इसलिए खबरदार राजनीति में हस्तक्षेप नहीं, बस आप व्यापार कीजिए। तो जिसके द्वारा ये हैंडल हो रहा था रॉबर्ट क्लाइव, वही तैयार नहीं था कब्जा करने के लिए। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। तो ये चार काउज जो आपको हमने बताया, वो चार काउज इस बात का आंसर है कि बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद भी आखिर क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध या दिल्ली पे कब्जा क्यों नहीं किया। और पांचवी बात एक और जोड़ लेते हैं कि मुगल सम्राट को खत्म करके अगर दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता तो फिर अन्य जितनी शक्तियां भारत की हैं छोटी मोटी सब एक हो जाती, और अगर मुगल सम्राट को प्रतीकात्मक रूप से बैठाए रहते तो ज्यादा फायदेमंद था कि धीरे धीरे हम क्षेत्रों को विजित करते जाएंगे और मुगल सनद प्राप्त करते जाएंगे कि आज से ये आपका हो गया, आज से ये आपका हो गया। तो इस ढंग से मुगलों को बचाए रखना ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में था। जब मौका मिलेगा तो इसको कर दिया जाएगा, अभी इसको थोड़ा खिला पिला के जिंदा रखो, भेजते रहो कुछ कुछ खाने पीने के लिए। समझ ही गए होंगे आप, नहीं समझा तो हो गया साहब। तो इसको बोलिए कि हटाइए ताकि हम दूसरा बात लिखें। तो ये हुआ। अब आइए कि सारा चीज पढ़ लिया, अब आइए द्वैध शासन पे।
तो यहां भी अंदर की बात आपको समझ में आई ना कि आप सिंप्लीफाई कितना कर रहे थे, उतना सिंप्लीफाई था नहीं। उसी ढंग से द्वैध शासन पर भी जो आपका विचार है वो इतना आसान नहीं है, इसको भी हम थोड़े अच्छे से समझाना चाहते हैं। तो दूसरा जो बात है द्वैध शासन, इसने जो एस्टैब्लिश्ड किया अपनी सरकार, वो ये कहिए कि अपने तरह का एक नया प्रयोग था। क्या था? अपने तरह का एक नया प्रयोग था जो लॉर्ड क्लाइव बंगाल में कर रहा है। अब ये बहुत बुरी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इससे बंगाल को इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ कि संपन्न बंगाल विपन्न बन गया। संपन्न यानी प्रोस्पेरस बंगाल, विपन्न यानी एकदम पूरी तरीके से पॉवर्टी में चला गया। हाँ, लेकिन बंगाल को बर्बाद करके अंग्रेज को नुकसान नहीं हुआ या कंपनी को नुकसान नहीं हुआ, कंपनी को फायदा ही फायदा हुआ, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से आया था अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, वो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ कंपनी का इस पीरियड में हो गया। तो हमें इस बात को समझनी है, बड़ी नजाकत के साथ और बड़ी ध्यान के साथ ये टॉपिक आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि द्वैधता, ड्युअलिटी एक जगह पर नहीं थी। इस शासन में 1765 से लेकर 72 तक, इसका पीरियड अगर बोलिए तो 1765 टू 1762 तक जो बंगाल का शासन है उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, डेट भी आपके पास पूरी तरीके से ये रहना चाहिए। अभी है, हो जाएगा, घबराइए नहीं। तो अब थोड़ा स्पीड कर देते हैं, इसलिए कि 11 बजे तो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अभी के कंटेक्स्ट में देखिए तो शासन के 3 हाथ होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उस समय 2 ही हाथ थे। एक हाथ को बोला जाता था दीवानी। दीवानी गलत लिख रहे हैं, अब देखिए कहीं लिख दिया तो इसका कुछ अर्थ का अनर्थ मत लगाइएगा। ठीक है, वो ये दीवानी नहीं है जो मतलब आप लोग अभी तक इस्तेमाल होते आ रहे थे। हाँ ठीक है, दीवाना हो या दीवानी हो उससे बहस नहीं, लेकिन ये हम अपने एंगल से बात कर रहे हैं कि प्रशासन की दीवानगी। ये दीवानगी जो बात हो रही है किसकी? प्रशासनिक दीवानगी। और उसके बाद फौजदार। अगर और इसको इंग्लिश में हम तो बोलेंगे कि इंग्लिश में भी दीवानी ही लिखिए, DYWANI, और फौजदारी, लेकिन समझ के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं सिविल, CIVIL, और इसके लिए अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं क्रिमिनल। ठीक है ना? तो दीवानी में क्या थे मामला? तो दीवानी में जो चीजें थी वो कर व्यवस्था, यानी टैक्स सिस्टम, और दूसरा जो था दीवानी मुकदमे।
ठीक है। ये जो दो विषय थे उसको दीवानी सब्जेक्ट कहा जाता था। यहां क्या था, तो सैनिक, पुलिस, शांति व्यवस्था, विदेशी संबंध, और फौजदारी मामला। ये सब सब्जेक्ट जो थे फौजदारी के, फौजदारी मामला नहीं कीजिए, फौजदारी मुकदमा, फौजदारी मुकदमा, ठीक है। तो इलाहाबाद के संधि के अनुसार जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो रहा है, यह हुआ। इलाहाबाद के संधि के अनुसार जो इलाहाबाद की संधि हुई उस संधि के अनुसार जो दीवानी मिला या दीवानी अधिकार वो किसको मिला, कंपनी को, और उसके बाद जो फौजदारी अधिकार मिला वो किसको, तो नवाब को, यानी नवाब नजमुद्दौला को। तो ये हो गया सिंपल बात। यही आपने कहा था कि यही द्वैत शासन है। अब इसके अंदर जाइए तो अंदर में भी ड्युअलिटी मिलती है। कैसे, वो देखिए कि अगर इस दीवानी को उठाते हैं तो इस दीवानी में भी द्वैधता हमको मिल रही है। कैसे, तो राजस्व वसूली के मामले में जो राजस्व वसूली था, तो वो राजस्व वसूली अगर डायरेक्ट कंपनी खुद करती तो द्वैधता में द्वैधता नहीं आता। कंपनी के पास यहां क्या हुआ कि इस पीरियड में डुअलिटी इन डुअलिटी हो गया, डायआर्की इन डायआर्की हो रहा है, यानी द्वैधता में द्वैधता। कैसे कि एक तो ये डिवीजन हो गया, अब उस डिवीजन में भी द्वैधता स्थापित किया गया। कैसे कि यदि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कंपनी करने लगती तो द्वैधता फिर दोबारा नहीं आता। हुआ क्या, यहां उसके पास कर्मचारी नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, साथ ही साथ यहां के लोकल भाषा का ज्ञान नहीं था। हम अंग्रेजी जान रहे हैं और वहां मगही और हिंदी और भोजपुरी और बंगाली जानने वाला जनसंख्या है, तो उससे जाके बोलेंगे कि 20 रुपया दो, तो वो 20 जूता उठा के मारने लगेगा अंग्रेज को। ये अगर मान लिया समझ जाएगा, उसको चाहिए कि 20 टका देन। अब 20 टका देन उसको बोलने आएगा ही नहीं। 20 माने 20 होता है, लड़की मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ शब्द का भी अर्थ का अनर्थ, बंगला में 20 का मतलब होता है 20, टका का मतलब होता है पैसा माने रुपया। तो वो इस भाषा का बोलने का आदि है। आप प्लीज गिव मी 20 रुपीज, लगता है गाली बक रहा है हमको। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं था कि ब्रिटिशर्स जो है वो टैक्स कलेक्ट कर ले, आदमी भी उसके पास नहीं था। तो अपने इस कमजोरी को दूर करने का उसने एक नया टेक्निक अपनाया। नवाब तो पूरी तरीके से उसके कब्जे में था, क्योंकि ये तुम्हारा टैक्स कैसे कलेक्ट होता था। तो हाँ, 2 ऑफिसर्स थे, उसी के बाद दे दो हमको। अब तुमको क्या जरूरत है, तुमको टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ हुजूर ले लीजिए।
का है कि 53 लाख आपसे लेना है हमको। वो थोड़ी ब्रिटेन से ला करके 53 लाख नजमुद्दौला को देता, वो यहां से 53 करोड़ वसूल करता, उसको 53 लाख देता। यही ना था बात। तो इस राजस्व वसूली का जो दायित्व सौंपा गया, जो अकाउंटेबिलिटी सौंपी गई, वो नवाब के कर्मचारियों को, यानी पूरा सेटअप किसका था? नवाब के कर्मचारी का। और उसमें दो भाग हो गए, एक मोहम्मद रजा खां, ये बंगाल के लिए, और दूसरा सिताब राय, ये बिहार के लिए, यानी बिहार और उड़ीसा के लिए। ठीक है। अब देखिए ये दोनों आदमी थे किसके? ये दोनों आदमी जो थे वो नवाब के थे, आए? लेकिन ये दोनों काम किसके लिए कर रहे हैं? तो कंपनी के लिए। यानी आप गौर से देखिए तो इनकी भूमिका क्या हुई? ये दोहरी हुई कि नहीं? किसका? मोहम्मद रजा खां और सिताब राय का। ये आदमी है नवाब के, काम कर रहे हैं किसके लिए? कंपनी के लिए। तो डुअलिटी आई कि नहीं यहां पर? मतलब ये दोनों आदमी जवाबदेह होंगे नवाब को, कंपनी के प्रति इनकी कोई जवाबदेह नहीं होगी, लेकिन जो राजस्व की वसूली करेंगे वो पूरा पूरा दे देंगे कंपनी को। इससे क्या हुआ? कंपनी के पास सारे अधिकार आ गए। ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये राजस्व वसूली वाला, इसमें थोड़ा सा बात लिखते हैं कि कंपनी के पास सारे अधिकार आ गए। एक सेंटेंस है साहब, कंपनी के पास सारे अधिकार। यहां पर सारे अधिकार का मतलब क्या हुआ? पैसा। यहां पर जिसके पास धन रहेगा उसी के पास ना अधिकार चला जाएगा, बिना धन के कहीं अधिकार होता है? तो सारे अधिकार कंपनी के पास, परंतु सारा दायित्व नवाब के पास। सारा दायित्व नवाब के पास। अब बात समझ में आई? ये सिर्फ राजस्व के वजह से ये हुआ कि पूरा का पूरा पावर किसके पास चला गया? कंपनी के पास। लेकिन लॉ ऑर्डर मेंटेन करना किसके पास रहा? नवाब के पास। तो भाई जिसके पास शक्ति रहेगा वही ना अकाउंटेबल होगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कंपनी ने ली नहीं। चाहे जो दंगा फसाद हो जाए, मर्डर हो जाए, इससे हमको मतलब नहीं। और हुआ भी, जब कंपनी के इस व्यवस्था के चलते ये जो राजस्व का निर्धारण हुआ, तो थोड़ा सा बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि कंपनी चाहती थी कि हर वर्ष मेरे राजस्व में वृद्धि हो, तो उसने ठीका प्रणाली अपना लिया राजस्व वसूली में आगे चल करके। तुम इंडियन हो, हाँ, कितना ही खेत का दोगे? इस मौजे कितना दोगे? इतना तुम कितना? जो ज्यादा बोली बोला उसको ठीका दे दिया। अब हमारे यहाँ मिर्जाफर और मानिक चंद बहुत सारे रहते हैं हमेशा, जो टका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग होंगे, और उन्होंने वो खेत ले लिया और भयादोहन करने लगे किसानों का कि 100 रुपया चाहिए तो हम 200 रुपया वसूल करेंगे उससे। तो इस ढंग से किसान के अंदर जो असंतोष पनपा, इसका लाभ सन्यासियों ने और मदारियों ने उठाया। सन्यासी साधु थे, मदारी भी सूफी थे, ये लोग जंगलों में रहा करते थे, तो उन लोग पर भी टैक्स बांध दिया कि तुम जंगल में रहता है, ये तो भूमि है अंग्रेज की, यहां से भी टैक्स दो। तो सन्यासी लोग पैसा रहता है कि टैक्स देगा?
लेकिन उनके पास ताकत था। तो इसी पीरियड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह जो हो रहा है वो सन्यासियों के द्वारा हो रहा है, जिसको हम लोग सन्यासी विद्रोह बोलते हैं। इसमें शंकराचार्य के अनुयायी थे इन सन्यासियों के विद्रोह में, ये सब के सब। तो इस ढंग से बंगाल को पूरा पूरा इन लोगों के द्वारा लूट लिया गया। बात समझ में आई? हमने कहा कि डायआर्की दर डायआर्की है। एक तो डायआर्की आपने यहां देखा सिंपल सिंपल, दूसरा राजस्व वसूली में देखा, अब तीसरा भी डायआर्की का रूप आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सिंपल डिवीजन जो होता तो कोई बात नहीं था। ये जो मुकदमा आप देख रहे हैं, ये दीवानी मुकदमा जो है दीवानी अधिकार में था, लेकिन अब थोड़ा देखिए इसको हम हटाना शुरू कर रहे हैं। तो दीवानी में आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो भाई मुकदमा भी आप भी कीजिए। देखिए, नहीं, ये नवाब को दे देंगे, टैक्स हम वसूल करेंगे और उससे जुड़ा हुआ मुकदमा हम नहीं देखेंगे। कौन देखेगा? और ये वाला जो था फौजदारी मुकदमा, ये उसने खुद ले लिया। क्यों? क्योंकि इसमें सप्रेस करने का पावर था, दबाने का। तो मुकदमों भी ड्यूलिटी देख रहे हैं। अब देखिए, ये फौजदारी में जो विदेशी संबंध है, ये पूरा पूरा जो है वो नवाब के अधीन होना चाहिए था, लेकिन इस विदेशी संबंध को और सैनिक को, ये दो को कंपनी ने अपने पास ले ली। तो जो शक्ति का साधन था वो किसके पास चला गया? तो आप तो फौजदारी भी पूरा पूरा कंपनी को नहीं दे रहे हैं, फौजदारी में भी डुअलिटी कर दे रहे हैं और दीवानी में भी डुअलिटी कर दे रहे हैं। तो आपने देखा कि बंगाल का द्वैध शासन के अंतर्गत द्वैधता एक स्तर पर नहीं हुई, बल्कि तीन तीन स्तर पर हुई। यही साहब बोल रहे थे कि इसके सिंप्लीफिकेशन से काम नहीं चलेगा, इसमें अंदर में बहुत सीक्रेट हैं, बहुत गूढ़ता है। हम समझते हैं कि आप सभी गूढ़ता को समझने में सफल हो गए और हम एक ईमानदारी पूर्वक आपको सारी बातों को समझाने में सफल रहे। अब आगे जो छोटी सी बात बची हुई है कि इस द्वैध शासन की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑन डायआर्की। इस व्यवस्था से एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट्रियन था, एक सांसद था, जिसने इतने दिनों की बात को 100 साल बाद उठाया। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति इससे हुई थी। 100 साल बाद एक अंग्रेज सांसद अंग्रेज पार्लियामेंट में कहता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि ये जो द्वैध शासन का पीरियड था, पूरी दुनिया में इससे करप्ट और भ्रष्ट शासन अब तक नहीं पाया गया जब से दुनिया बनी। ये कोई भारतीय नहीं कह रहा है, बल्कि एक ब्रिटिशर्स अपने ही शासन के नेचर के बारे में, ये इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे भयावह स्थिति जो इस द्वैध शासन का देखने को मिला, उसका वर्णन करने हम आपको जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जो ठेके पद्धति में टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया गया, उससे कृषकों के अंदर खेती करने में उत्सुकता समाप्त हो गई, क्योंकि उन्हें इस बात का डर हो गया कि हम चाहे जितना भी उत्पादन कर लें, वो सभी के सभी उत्पादन भू राजस्व वसूलकर्ता हमसे छीन लेंगे। इसलिए हम इतना ही उत्पादन करें जितना हमारे खाने के लिए जरूरत है। तो इससे क्या हुआ कि उतना रिच स्टेट्स, जहां 3 फसलें होती थी वर्ष में चावल की एक बार, वहां 65 के बाद
1969 से अकाल पड़ना शुरू हुआ और ये अकाल एक वर्ष का नहीं था, 69 से 82 तक चला ये अकाल। लोग भाग गए खेत छोड़ करके, हम खेती नहीं करेंगे, दूसरे प्रोविंस में चले गए। और आपको सुनकर ताज्जुब होगी कि शासन के इस ड्युअलिटी के कारण ही, सब तो नहीं जाएगा ना भाई, बहुत सारा साधनहीन भी है, क्या होगा, मरेंगे यही, नहीं छोड़ेंगे। जो सुखी संपन्न होते हैं वो भाग जाते हैं, गरीब आदमी कहां जाएगा, उसके पास ट्रेन का टिकट कटाने के लिए पैसा नहीं होगा। आज के कंटेक्स्ट में, उस समय की बात मैंने कही, उस समय उसके पास बैलगाड़ी नहीं होगा जाने के लिए, कितना पैदल चलेगा। तो 1/3 जनसंख्या, मान लिया जाए 100 लोग किसी जगह पर रह रहे हो तो 33 लोग मर गए। और ये जो अकाल था, अकाल आमतौर पे प्राकृतिक के रूप से होता है, बारिश कम हुई, बारिश अधिक हुई तो अकाल पड़ गया। ये अकाल मानव जनित था। लोगों ने, सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई कि उस नीतियां के कारण अकाल पड़ गया। तो इतिहास से सीख लेनी चाहिए हम लोग को कि हर दौर में कि सरकार की नीतियां कहीं ऐसी तो नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में चौपट होने वाली हो। उस समय के लोगों ने भी ये चीज नहीं देखा था, इसलिए उनको इतना बुरा दिन देखना पड़ा। अब आ जाइए विनिर्माण या उद्योग के क्षेत्र में। उस समय रेशम उद्योग बंगाल का बहुत उन्नत था, बहुत सारे जगह थे। अंग्रेजों ने या कंपनी ने जब शासन सत्ता उनके हाथ में आई तो रेशम के कंटेक्स्ट में उसने एक पॉलिसी बनाई कि अब यहां सिर्फ रेशम का उत्पादन किया जाएगा और कच्चे रेशम को लंदन भेजा जाएगा और वहां से कपड़ा बन करके आएगा। यहाँ के जुलाहे जो है वो रेशम के कपड़े नहीं बनाएंगे। और जिसने भी प्रयास किया उसके अंगूठे काट दिए गए, जितने कारीगर थे। अंगूठा रहेगा तब तुम कपड़ा बिनोगे। और दादनी प्रथा के तहत बलपूर्वक जो है वो सबको अग्रिम दी गई, एडवांस दिया गया कि तुम सिर्फ रेशम पैदा करो, और रेशम की खरीद बहुत कम दाम पर गुमाश्तों के द्वारा, जो अंग्रेज के आदमी होते थे, उनके द्वारा किया गया। तो कृषि उद्योग, जहां तक व्यापार का बात है, तो व्यापार में जो दस्तक का प्रयोग था, जो पूर्व से चला आ रहा था, इस समय भी बहुत धड़ल्ले से किया गया और भारतीय व्यापारियों को इस दस्तक के आधार पर उनकी व्यापारिक शक्ति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से जो द्वैत शासन था वो पूरा का पूरा भारत के लिए हानिकारक रहा और बंगाल जो एक शस्य श्यामला, एक ग्रीनरी स्टेट था, वो एक वीरान स्टेट में, अबेंडन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा द्वैत शासन बंगाल का, डायरकी ऑफ बंगाल का पूरा वर्णन है। हम समझते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझें और हमने अच्छे ढंग से समझाया भी। अब आपका ये दायित्व बनता है कि इसको अपने खूबसूरत हाथों से खूबसूरत कागज़ पे उकेर करके कल दिखा दीजिएगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।